करा सुनो। अपन लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ चैप्टर्स अपन ने थोड़ा दिन पहले ही किया था, तो उसको वापस बार बार रिपीट नहीं करते। एपिक के लिए जो पहला चैप्टर है, जो कि अपन कुछ दिन हो गया है टू रिवाइज, उससे पहले शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो है बेसिक टर्म्स के बारे में। दो बेसिक टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी कर रहा है, साथ साथ में बोलने से आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स है। सबसे पहला क्या है आपका? कॉलोनियल रूल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल? कि सर एक कंट्री जो होता है वो क्या होता है? रूलर कंट्री होता है, एंड द अदर कंट्री इज व्हाट? इट एक्ट्स लाइक अ कॉलोनी। साथ में बोलेगा एक बार के लिए, एक कंट्री क्या है आपका? रूरल कंट्री है, एंड द अदर कंट्री एक्ट्स लाइक अ कॉलोनी। अच्छा सुनो, बिफोर आई बिगिन, मैंने ऑलरेडी टाइमिंग बता दी है आपको। वीक डेज में मैं जैसे जैसे रिवीजन आप लोगों को चैप्टर से कराऊंगा, इफ आई आस्क एवरीबडी एंड पिच इन अ टाइम, देन आई थिंक मेरे को लगता है मार्च 27-28 के बाद तो टाइम मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिर मार्च 23-24 के बाद में करा, 24 के बाद में कराने से थोड़ा फायदा कम रहेगा मेरे हिसाब से, है ना? 24 मार्च 25 मार्च के बाद कराने से थोड़ा सा फायदा कम रहेगा मेरे हिसाब से। तो उससे बेटर है कि मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया 5 बजे। ठीक है, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ एरियाज, सो देयर इज नॉट एन इशू। ऑफलाइन ऑनलाइन, लाइव ऑनलाइन, रिकॉर्डेड ऑन द ऐप, ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, तो आप लोग बिंदास तरीके से हमको निहार सकता है, अगर आप लोग 5 बजे शाम को ना आ पाए। ठीक है, राइट? तो हम सारे चैप्टर्स का ऑलमोस्ट एक वर्बल रिवीजन आप लोगों को करवा देगा। आपका काम एक ही है, अगर आपको 90 के ऊपर लेकर आने का है, क्योंकि 90 के ऊपर 90 तक का लाने का जर्नी मेरा जिम्मेदारी है, 90 के ऊपर का जिम्मेदारी आपका है। ठीक है, आई विल बी वेरी मॉडेस्ट एंड टेलिंग यू 90 टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट इज 93 94 एंड ऑनवर्ड्स व्हाट यू हैव टू एक्चुअली वर्क हार्ड। ठीक है, तो मेरा काम रहेगा कि जैसे जैसे मैं आप लोग को चैप्टर करवाऊं, वैसे वैसे केवल आप लोग का एक ही काम है कि जो भी किताब आप फॉलो करते हो, संदीप गर्ग फॉलो करते हो, क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हो, मेरा भी कोई ऐसे है भाई अलग तरीके से बना नहीं है, सब बाकी किताबों से लेकर एनसीईआरटी को लेकर आके बनाया हुआ है। तो कोई भी किताब को अगर आप फॉलो करते हो, संदीप गर्ग को भी अगर आप फॉलो करते हो, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, 1 मार्क क्वेश्चन हो गए, ट्रू फॉल्स हो गया, लॉन्ग टाइप हो गया, और उसमें से अराउंड 30-40% लिख कर आप लोग जो है चैप्टर को वाइंड अप कर लो। कि अगर आपको रात को 3 बजे भी कोई अगर चैप्टर नंबर 1-2 पूछने के लिए बोले, तो आप हर एक पॉइंट आता है। अगर आप इस तरीके से जैसे जैसे मैं चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ वैसे वैसे आपका खत्म हो जाएगा, तो बढ़िया है। ठीक है, इन द कमिंग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम टुडे। ठीक है, द ओनली फोकस इज, मेरे केस में इट्स ऑन मेनली ऑन क्लास 12th, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट 11 का सिलेबस इज ओवर। ठीक है, तो मेरा सिर्फ 12th का लास्ट ये जो दिन था आपका, उसमें मेरे को फन है, इसलिए मैंने टाइमिंग फिक्स कर दिया आप लोग के लिए 5 बजे शाम को। ठीक है, टाइमिंग्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हालत से आपके पास में वक्त है, मौका है, दस्तूर है, तो आप लोग डेफिनेटली आइए, लाइव करके जाइए, अच्छा लगेगा, फेस टू फेस मिलेंगे। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो लाइव ऑनलाइन कीजिए, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो। अगर वो भी वक्त नहीं है तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, वो भी समय नहीं हो रहा तो वन शॉट देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद तो मेरा 1-to-1 पर्सनली बाकी है बस, कि अब आपका घर आ जाए। वो थोड़ा अब एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो दैट्स नॉट बैंक द पॉकेट फॉर अ सब्जेक्ट व्हिच कैन इजीली स्कोर 90। ठीक है, सिंपल है स्कोर सर। आज के लाइक टुडे ऑनवर्ड्स विल हैव सेशंस फ्रॉम 5 PM ऑन वीकडेज। ठीक है, आज मैं रिवीजन कराऊंगा आप लोग को आईडी के कुछ चैप्टर्स को। आपका काम यही है कि जैसे जैसे मैं आपको आईडी का रिवीजन करा रहा हूँ, मैक्रो का रिवीजन करा रहा हूँ, वैसे ही आप लोग क्वेश्चंस करते रहो। बैकग्राउंड में आपके पास टेस्ट होते जा रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन आके दे रहे हैं, कुछ लोग बेशरम लोग हैं एक नंबर के जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा शर्म दिखाओ और ये बोल दो कि भैया हमको ऑनलाइन पेपर भेज दो, कि हम पेपर देख ले कि कैसा होता है पेपर। कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी को, लोगों को कि दे रहा है तो देगा, नहीं दे रहा तो नहीं देगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी इवन अच्छा नहीं है। गू लेवल पे मार्क्स लेकर आएगा आप लोग, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत जन डेढ़ बन के अपना अपना हिसाब से करता है। इको के मामले में एटलीस्ट आई टेल यू, बिकॉज राइट नाउ टॉकिंग अबाउट इको। ठीक है, इट इज बेटर दैट यू फॉलो मी। ठीक है, अगर आपको स्क्रू अप करके अपना मार्क्स 30 से लेकर आना है तो आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इज्जत से अच्छा मार्क्स लेकर आना है, एटलीस्ट डिसेंट साइज, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जस्ट फॉलो व्हाट आई से। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं चैप्टर खत्म कराता हूँ, या फिर चैप्टर्स जो मेरे हो गए हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस को खत्म, जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ऐसे चैप्टर्स आप लोग के कुछ दिन पहले ही हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस वगैरह आप खत्म कर लो। उससे आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, और आपका चैप्टर मेरे साथ में खत्म हो जाएगा। माई टारगेट इज टू कंप्लीट योर इको सिलेबस रिविजन एंड एवरीथिंग बाय द 1st of Feb। आई एम लीविंग आउट फ्रॉम 4th or 5th of Feb फॉर योर ईपी एंड अदर थिंग्स।
फिर उसके बाद आप लोग ईपी वगैरह दे दो। उसके बाद में व्हाटएवर रिवीजन क्लासेस आर फर्दर रिक्वायर्ड मुझे बता देना आप लोग। उसके बाद में 80-80 मार्क का टेस्ट होगा आप लोग का फ्रॉम 15th ऑफ फेब, ठीक है, ताकि आप लोग का एक फाइनल रिवीजन हो जाए। तो आप लोग का टारगेट यही होना चाहिए जैसे मेरे साथ चल रहे हो आप लोग। अगर आपको सच में इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स लेकर आना है तो इट इज द टाइम राइट नाउ कि आप ये 15 दिन को लो, इकोनॉमिक्स को खत्म कर दो। आपके पास में अकाउंट चल रहा है, आपका मैथमेटिक्स चल रहा होगा, आपका बाकी सब्जेक्ट्स चल रहा होगा, आई गेट इट, ठीक है, बट आपको जितना थोड़ा बहुत टाइम निकालना वो टाइम निकाल के खत्म कर दो। इट्स नॉट अ वेरी मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल काम मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके मेजोरिटी चैप्टर्स हो चुके हैं। मुझे जस्ट ब्रशिंग अप कराना है। ऐसा तो है नहीं कि ये चैप्टर पहली बार देख रहे हो। केवल एक चैप्टर आपके हाथ में छोड़े हैं, वो है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खाली वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी का भी यूट्यूब वीडियो देख लो, बहुत अच्छा सा शक्ल वाला लोग है, किसी का भी देख लो, 15-15 मिनट करके रोज देख लो, हो जाएगा, 10 दिन में तो हो ही जाएगा कम से कम, ठीक है, देख लो, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, 100%, ठीक है। अच्छा शक्ल वाला देखना, तो क्या मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ऐसी मजाक कर रहा है, जो अच्छा पढ़ाता है उसका देख लेना भाई, अच्छा शक्ल वाला देखने लगे, क्यूटेस्ट पर्सन टू टीच आईआईटी क्लास चैप्टर 9, ठीक है, ये सब मत करिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव 2 डेफिनेशन, साथ साथ में याद करेंगे ताकि जब आप घर पे जाओ तो आपको चैप्टर नंबर 1 दिमाग में सेट हो जाए। चैप्टर नंबर 2 भी कोशिश करेंगे आज खत्म करने का, ठीक है। 1 और 2 तो फॉर श्योर खत्म कर ही देते हैं, क्योंकि लंबा टांग के मतलब नहीं है, ठीक है। 1 एंड 2 त्रिशा जी बाद में किट्टी कर लीजिएगा, मुझे आपको लाके दे देंगे, आप बैठ के बात करिएगा आराम से, ठीक है। बहुत अच्छे हैं। हाँ, चैप्टर 3 कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कुछ रिक्वेस्ट आपके तरफ से? कुछ नहीं, कथक करके दिखाए नहीं, ओके, थैंक यू, चलो ओके। एक्सपेंडिचर मेथड करवा दिया शाइना जी। एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम का कुछ दिन पहले आप देखोगे तो मैंने करवा दिया था एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने इनकम मेथड भी रिवाइज करा दिया है, ठीक है। तो वो सब मैंने करवा दिया 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले तो करवाया था, लास्ट क्लास से तो करवाया था मैंने। ऐसे नशा थोड़ा कम मारा करो, ठीक है। आइए, कोलोनियल रूल में क्या होता है भैया बताइए। कोलोनियल रूल में क्या क्या कोई रिकॉर्डिंग दिखे तो क्या बोलेगा नशा कम मारो। आइए, ठीक है। कोलोनियल रूल में क्या क्या आता है बताइए बकले। एक रूलर नहीं होता, खाना ना खा के आया है खुशी, नाश्ता वाश्ता करके आया है तो बकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आइए, एक कंट्री क्या है आपका, रूरल कंट्री है। दूसरा कंट्री क्या है, कॉलोनी है। और जो रूरल कंट्री है वो क्या करता है, डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का है जहां पे पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज एज अ स्लो रेट या फिर कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट, इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये आप लोग जब सिंगल थे, जितने भी सिंगल है, ठीक है, वो लोग के लिए है। जब जब आप सिंगल थे उसके बाद क्या हुआ, आप जब कमिटेड हो गए तो क्या होगा, ठीक है। सिंगल के पहले सब कुछ खुश था आपका जीवन में, ठीक है। क्या था, खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से क्या होता है, प्रोस्पेरस। खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रोस्पेरस। खुद के मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंट। जब आप खुद के हिसाब से, जब क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीरियन कंट्री राइट, तो जितना प्रोडक्शन कर रहे थे इट वाज सफिशिएंट फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो इंडिया वाज प्रीडोमिनेटली व्हाट, सेल्फ रिलायंट। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, इसलिए मॉलडीव्स को हटा के लक्षद्वीप सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, हाथों से क्या होता है सर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वेल नोन फॉर आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीन इकोनॉमी है। इंडिया शुरू से क्या है, एग्रीन इकोनॉमी है। 2/3 ऑफ द इकोनॉमिक पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। एंड फाइनली क्या है, प्रॉस्परस। इंडिया सेल्फ रिलायंट था, इंडिपेंडेंट था और प्रॉस्परस इकोनॉमी था। बट उसके बाद आपके साथ में रिलेशनशिप में आया कौन, ब्रिटिश रूल, और थोड़ा सा आपका डगमगा गया, अलग अलग सेक्टर वाइज डगमगाया। नंबर 1 वाज एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इसमें शॉर्टकट था आपका, कमर्शियलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्केर्सिटी है। कमर्शियलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्केर्सिटी, एक बार और बताइएगा थोड़ा क्या है। कमर्शियलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्केर्सिटी है। नंबर 1 इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम है भैया, लैंड का ओनर कौन होता है, जमींदार होता है, जमींदार होता है, ठीक है। फ्रॉम द फार्मर्स इट इज ट्रांसफर टू द जमींदार्स। जमींदार्स आर द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड। नॉमिनल मतलब क्या होता है, वो रियल हेड है। दिखने में आपको फार्मर लगेगा कि फार्मर मालिक है, बट एक्चुअली में मालिक कौन है, जमींदार से, ठीक है। दे आर द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट्स व्हाट, रेवेन्यू, रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस या फिर लगान्स, ठीक है। उनका एक ही काम है क्या, टू कलेक्ट द रेवेन्यू डिस्पाइट द इकोनॉमिक सिचुएशन और कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। उनके उनके हाथ भी बंधे हुए थे, क्योंकि लगान जो भी कलेक्ट होता दैट यूज्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, एंड उनके डेट्स क्या थे, फिक्स थे, फेलिंग विच दे वुड हैव लॉस्ट द राइट्स टू बी द जमींदार। समझ में आया। और जमींदार के पास में क्योंकि कुछ पैसा ऐसा बचता भी नहीं था, ठीक है, तो दे डिड नथिंग टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द
एग्रीकल्चर। एक बार और बोलेंगे सबसे पहले, हु वाज द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड? जमींदार्स वर द नॉमिनल हेड्स ऑफ द लैंड। वापस एक बार बोलेंगे, जमींदार्स वर द नॉमिनल हेड्स ऑफ द लैंड। उनका एक ही काम था क्या? लैंड कलेक्ट करना डिस्पाइट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स, और उसको जमा करते थे वो लोग, गवर्नमेंट को करते थे। एंड जमींदार्स ने कुछ नहीं किया टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, क्योंकि उनका भी डिपॉजिट करना लगान को was डेट फिक्स था, फेलिंग विच दे वुड हैव लॉस्ट देयर राइट्स टू बी द जमींदार। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात। अंकुश जी बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, इसके साथ तुम्हें बोलो, ठीक है, हमको पता है बात, ठीक है, बोलो, पार्टिसिपेट करो। क्या करेगा? नहीं, तुमको नहीं बोलो, उसको बोलो, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? सबसे पहले क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम, दिमाग में सेट हो गया? पॉइंट कुछ कुछ वही है, जमींदार, नॉमिनल हेड, लगान, डेट्स फिक्स्ड है, डिड नथिंग टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। नेक्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब वो लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग ने भी बराबर रूप में पैसे दिए हैं, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है। फूड क्रॉप्स क्या होता है? जो कि फूड कंजम्पशन में काम आता है। कैश क्रॉप्स वो है जो कि एज अ रॉ मटेरियल काम आता है इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब फार्मर्स क्या था, आपको कैश क्रॉप्स के बदले देवर गिवन अ हायर प्राइस, बट प्रॉब्लम क्या था? उनका इकोनॉमिक कॉस्ट जो था ऑफ सर्वाइवल दैट इंक्रीज, क्योंकि वो फूड क्रॉप्स की जगह क्या उगाने लगे थे? कैश क्रॉप्स उगाने लग गए थे। इसकी वजह से एज सच उनका कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, बट कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या आया आपका? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू व्हाट? फेमाइन्स, ठीक है। अगर आपका पेपर टेढ़ा आने वाला, देखो अगर सिंपल पेपर आया कि एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस इट्स अ वेरी सिंपल पेपर फॉर यू। बट अगर आपका पेपर लेतरा आया, क्योंकि उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे कि योर पेपर कम्स एब्सोल्युटली लेतरा, आज तक का 25 साल या 10 साल 15 साल के अंदर में सबसे गंदा पेपर जो आएगा उसके लिए रेडी हो जाते हैं, चलो, ठीक है। तो अगर आया क्वेश्चन में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू फेमाइन्स, क्यों सर? क्योंकि सर ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया का एग्रीकल्चर क्या कर दिया था आपने? कमर्शियलाइज कर दिया था। फार्मर्स वेर गिवन हायर प्राइस which attracted the commercial crops instead of the food crops, but ultimately क्या हुआ? अब जो पहला घर पे खाना बन रहा था, अब आपको रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ रहा है। तो हाँ, मेरा कमाई बढ़ रहा है, बट मेरा खर्चा भी बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या हुआ? आपका फूड रिक्वायरमेंट्स भी किससे खरीद रहे थे आप? ठीक है, उसकी वजह से फूड क्रॉप्स क्या हो गया? कम हो गया, प्राइसेस बढ़ गया, एंड इट लेड टू व्हाट? वापस बताइए। ब्रिटिश के टाइम में काफी ज्यादा एनकरेजमेंट किसका हुआ था? ऑफ द commercial crops, ठीक है। farmers were given a higher price, hence farmers choose to what? Grow commercial crops, but farmers had to buy basic food crops from the shops. As a result, the production went down and it led to what? famines in India। समझ में आया? फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इंडिया की हालत फटी हुई थी। एफ से क्या था? लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स। टी से लो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आई से लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज। इंडिया की हालत क्या थी? फटी हुई थी, ठीक है। ये भी 2 मार्क के लिए सवाल आपको पूछ सकता है। व्हाई वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एट अ लोअर प्रोडक्टिविटी लेवल? बिकॉज ऑफ द 3 सिचुएशंस, ये 3 सिचुएशंस क्या क्या? लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज, लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज, लैक ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, एंड स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ लो पॉइंट क्वेश्चन, ठीक है। स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों सर? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी जैसे बहुत सारा रिक्वायरमेंट था, ठीक है। जैसे आपको फ्लड कंट्रोल, टेरेसिंग, ड्रेनेज में अभी भी रिक्वायरमेंट था। अरे देखो, आप लोग अब उस समय का बात कर रहे हो, अभी भी दिक्कत होता है। अभी भी आपने सुनता होगा दिल्ली में फॉरेस्ट फायर्स की वजह से अभी पोल्यूशन इतना खराब होकर रखा है, ठीक है। वो सब रिजल्ट क्या है? कि अल्टीमेटली प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नॉट बीन डन। नहीं तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता ना। तो पहले का क्या बात करता, अभी भी दिक्कत आता है इसके ऊपर, राइट। तो स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था बिकॉज nobody was believing the system कि agriculture can be a profitable venture. That is why there was less amount of investment into the एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। क्या आप मुझे बताइए, ये भी दो एक बार के लिए सवाल पूछ सकता है कि क्या हमें पार्टीशन की वजह से भी एडवर्स इफेक्ट हुआ था क्या? हाँ सर, काफी सारा फर्टाइल लैंड जो है किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास में। एंड जब तक बांग्लादेश में स्प्लिट हुआ था तब तक जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था। इंडिया वाज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। इज एग्रीकल्चरल डन? कैन आई मूव अहेड? 4 पॉइंट्स, ठीक है। जमींदारी सिस्टम, commercialization of agriculture, low level of productivity, and scarcity of investment. If just qualifying it, then in that case, जमींदार का वाला पॉइंट, कमर्शलाइजेशन की वजह से कैसे फेमाइन्स आया देश में, फिर पार्टीशन की वजह से क्या इम्पैक्ट आया है, एंड इंडिया की प्रोडक्टिविटी लेवल क्यों गिरी हुई थी, ठीक है। तो आप लोग वहीं पे क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। जैसे ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 1, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों था? बिकॉज ऑफ दिस 3 पॉइंट्स, राइट। फिर ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला एक पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कर लो,
ठीक है, आपको मोटा मोटी बोल रहा हूँ, आपको किस्मत खराब होना पड़ेगा 100 आने के लिए। ठीक है, क्यों गलती पता है आपको? एमसीक्यूज और ऐसे में गलती करोगे तो मेरा खाली एक ही रिक्वेस्ट होगा, मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग केवल और केवल रिवाइज करो। ठीक है, आप लोग केवल और केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, हाथ से आंसर्स लिखना प्लीज, नहीं तो आंसर्स टेस्ट में लिखा नहीं जाता है, पूछ लो जिससे भी टेस्ट दे रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा बेशरम लोग कम हो, जो पेपर्स हो चुका है उसके लिए एक पर्टिकुलर इंसान एम्प्लॉयड है जस्ट फॉर द पर्पस कि आप लोग का पेपर्स बने, तो उसका थोड़ा क्रेडिट उठाओ और पेपर एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी में तो मंगवा लो ऑफिस का स्टाफ से, अगर नहीं दे पा रहे तो टेस्ट। ठीक है ना, धन्य है आप लोग। चलेगा, बिल्कुल आता है। नेक्स्ट बताइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑनलाइन जो कर रहा तो टेंशन ही नहीं है, मैं सारा रिकॉर्डिंग वीडियोस भेज दूंगा, टेंशन ही नहीं है वो लोग का, तो वो लोग तो ऑनलाइन में कंफर्टेबल ही है ऐसे, बस आप लोग ही ऑफलाइन करने वाले, तो आप लोग को पढ़ाना टेंशन है, मेरे को फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ऑफलाइन भी मैं ऑनलाइन भी मैं मस्त लगता हूँ देखने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए मस्त अपन शॉर्टकट किया था, डिस्को वाला याद होगा आपको। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन क्या करेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत सिस्टमैटिकली जो है ना, इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। सवाल पूछता है, सुनो, पहला इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं इसमें से, टू फोल्ड्स, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यूज किया था टू फोल्ड्स को टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। डी इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रीज को ग्रोथ ना होने देना, समझ में आया, पुअर अंग्रेजी। ठीक है, टू फोल्ड्स क्या क्या है बताइए। नंबर वन, कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड डेवलप अ मार्केट फॉर ब्रिटिश। आप लोग उसको इजी भी कर सकते हो, सुनो, डेवलप, कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। एक बार वापस, कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इजी, चलेगा बिल्कुल, ये था उसका दो टू फॉल्ट स्ट्रेटेजी। बट अगर एग्जाम में पूछा कि भैया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे कैसे हुआ था, तो केवल फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखोगे आप लोग, फर्स्ट भी लिखोगे और साथ में सेकंड भी लिखोगे आप लोग, समझ में आया ना? अगर क्वेश्चन में पूछा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कैसे कैसे बोलोगे, दोनों पॉइंट लिखोगे, समझ में आया? सबसे पहले क्या लिखोगे, दो फोल्ड्स के बारे में, फिर क्या लिखोगे, सर ब्रिटिशर्स ने ना और चालूबंदी किया, क्या बताया गया, क्या किया, कि जो इंडिया का ना ब्रिटिश गुड्स जो है फ्रीली एंटर कर सकता है इंडिया में, फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स, एंड जो रॉ मटेरियल है ना उसको तो मस्त फ्री एक्सपोर्ट करने बोल रहा है, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, बट हैवी ड्यूटी वाज चार्ज ऑन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था ना उसमें क्या किया, हैवी ड्यूटी लगा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस बहुत बढ़ गया। अब प्राइसेस बढ़ गया, लोग बाग लेना नहीं चाहता था, तो अल्टीमेटली क्या हुआ वहां पे, लैंडस्केप क्या हो गया आपका, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बिकॉज द इंडियन मेन गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ द मशीन मेड चिप गुड्स। तो दो चीज था, दो पॉइंट था आपका। सबसे पहला क्या हुआ कि क्योंकि उसके जो टैक्स रेट्स थे बहुत बढ़ा दिए, ठीक है, जो एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे ना उसके टैक्स रेट्स को इतना बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस क्या हो गया। बट ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो होता है वो एक्सपेंसिव ही होता है, क्योंकि हाथ से बनता है, समय लगता है बनने में, तो वैसे भी एक्सपेंसिव होता है, उसके ऊपर 100% 200% का ड्यूटी लगा दिया, तो वो और क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया तो लोग बाग खरीद रहा नहीं था, इसकी वजह से जो लोग काम कर रहे थे वो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या, सबसे पहला पॉइंट अनएम्प्लॉयड हो गया, नंबर वन। नंबर टू क्या हो गया, जो मशीन मेन गुड्स था उससे वो लोग compete नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, जो 2 मार्क का सवाल पूछता है, ये 2019-20 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट मैंने मार्क करवा दिया आप लोग को। लैक ऑफ व्हाट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ऐसे देखा जा रहा है कि पुराने क्वेश्चंस जो थे ना वो वापस दे रहे हैं वो लोग, शॉर्टेज ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई। ठीक है, इस वजह से ये सब क्वेश्चंस वापस थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है आपका। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होता क्या है, पहले तो ये बताओ मेरे को। जो कि मशीन टूल्स बनाता है, मशीन टूल्स मतलब जो कि और सामान बनाने के लिए सामान बनाता है आपका, समझ में आया? ठीक है, और कैपिटल गुड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, तो पहले ही लिखोगे कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री produce what, machine goods used in producing what, articles of current consumption. There were hardly any capital goods industry to promote what, further industrialization in India. British did not pay any attention for their promotion and wanted Indians to be dependent on the supply of कैपिटल गुड्स। समझ में आया? तो इंडिया में ना ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप हुआ, और ये जानबूझ के ब्रिटिशर्स चाहता था कि वो हमारे ऊपर ही क्या रहे, डिपेंडेंट रहे। एंड लास्ट के दो दो पॉइंट है, लो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफी कंट्रीब्यूट किया कम
towards the GDP of the country, and last but not the least is what? The limited role of the पब्लिक सेक्टर, यानी कि जैसे रेलवेज हो गया, पावर जनरेशन हो गया, इतना ही सेक्टर्स संभाल रहे थे, बाकी सारे सेक्टर्स में इतना अच्छा खासा रोल नहीं था। समझ में आया आपको? इंडस्ट्रीज एक बार देख लीजिए, 2 मिनट दे रहे हैं आपको, दिमाग में सेट करने के लिए बोल रहे हैं। सेट कर लो पॉइंट्स को, सबसे पहला तो 2 पॉइंट को साथ में याद कर लीजिएगा, फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वाला पॉइंट है, और फिर लास्ट के तो दो पॉइंट्स है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी साथ साथ में रिवाइज करिए। ठीक है क्या? सेशन रख लेते हैं 5 से, ठीक है, ताकि 1 2 खत्म कर 6:15 तक मैक्सिमम। दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो नहीं है? गुड। हो गया दिमाग में सेट? लाइट जला लो ना, अंधेरा दिक्कत नहीं हो रहा है तुम लोगों को? ओके, स्टार्ट करें। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड वाले पॉइंट्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स ही है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज वाला पॉइंट। पहला पॉइंट तो सेम ही है, दैट दे वर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। समझ में आया कि आपको क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? फिर मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था ओवर द इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड वर रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? ब्रिटिश। और बाकी कंट्रीज जो था ना, बाकी ट्रेड भी उनके साथ में था जिसके साथ ब्रिटिश के साथ में अच्छा रिलेशन है, जैसे एग्जांपल चाइना, सीलोन एंड पर्शिया। साथ में स्विस कैनल ओपन किया था इन द ईयर 1869। स्विस कैनल कब ओपन हुआ था? 1869, जो कि वापस से क्या किया, इन दोनों के रास्तों को क्या कर लिया और जोड़ दिया, डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स टू शिप फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिटेन, रिजल्टिंग इन द फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इजी चलेगा? तो ब्रिटिशर्स लोग मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, बाकी हाफ जो है कौन कंट्रोल कर रहा था? आपका जो नेबरिंग कंट्रीज था, मतलब उनके फायदे के कंट्रीज, चाइना हो गया, सीलोन हो गया एंड पर्शिया हो गया, जो कि अभी के टाइम में ईरान एंड श्रीलंका है। ठीक है, स्विस कैनल ओपन हुआ कब? 1869 में आपका ओपन हुआ। ठीक है, एंड उससे क्या हुआ? एक डायरेक्ट रूट बन गया इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में, जिसकी वजह से फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए एक बार के लिए, ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, एक टाइम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, कि इंडिया का वेल्थ कैसे गिरा था। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस इन केस आता भी था, दे वर यूज मेनली इन 3 पर्पसेस। नंबर 1, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ऑफिसेज सेटअप इन ब्रिटेन। अरे ब्रिटेन में ऑफिस सेटअप कर रहा है, उसके लिए भी खर्चा कौन उठा रहा है? अपन। ऑफिसेज कुछ ब्रिटेन में सेटअप हो रहा है, उसका खर्चा कौन उठा रहा है? अपन उठा रहा है। नंबर 2, वो लोग वॉर फाइट करे, वर्ल्ड वॉर 1 2, वो लोग फाइट करे, खर्चा कौन बियर करे?
ठीक है, एंड द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, चलेगा? क्या क्या तीन पॉइंट है? टू मेक द पेमेंट्स ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिसर्स सेट अप बाय द ब्रिटेन इन, ठीक है, इन ब्रिटेन ओनली, ठीक है। फिर नंबर टू क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ द वॉर फॉट। नंबर थ्री क्या है? इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। नेक्स्ट, कुछ नहीं, अपने नाम पे वो लोग किंग वो सब करा दिया, ये मंगवाया हम लोग, आपको शाही दावत करवाया, ये सब करवाया। समझ में आया ना? अननेसेसरी पॉइंट्स में खचा दिखाना, मतलब दिखना नहीं है, बट दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ किया है हमने, ऐसा चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक कंडीशन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट सेंसस कब लिया गया था? अच्छा, मैं फॉरेन ट्रेड को रिवाइज नहीं कर रहा हूं, चलेगा ना, क्योंकि वो इजी था। आगे बढ़ जाओ ना, स्विस कैनल था, और लास्ट वाला ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, और पहला वाला पॉइंट सेम है, इसलिए मैंने रिवाइज नहीं के लिए टाइम नहीं दिया आप लोगों को, चलेगा ना? फर्स्ट सेंसस कब लिया गया था भाई और बहनों? 1881 में। और इसमें क्या था कि उसमें जो फर्स्ट सेंसस लिया गया था वहां पे देखा गया था क्वाइट अनइवननेस ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट, सॉरी, ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब था आपका? ईयर 1921 वाज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज इंडिया का 1921 के पहले इंडिया का पॉपुलेशन वाज नॉट कंसिस्टेंट, बट 1921 से इंडिया का पॉपुलेशन जो है कंसिस्टेंट रूप से इंक्रीज होने लग गया, इतना कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ कि अभी अपन हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या है बताइए? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंडिया में, देयर वाज हाई बर्थ रेट। सब बर्थ रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर थाउजेंड इन अ ईयर, ठीक है, चिल्ड्रन बॉर्न पर थाउजेंड इन अ ईयर। और डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल, पीपल नॉट चिल्ड्रन, वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल डाई, बच्चा जन्म लेता है, लोग मरता है, ठीक है, पीपल डाइंग पर थाउजेंड फॉर अ ईयर। बिफोर 1921 इट वाज वेरी हाई, बर्थ रेट वाज 48, एंड डेथ रेट कितना था? 40। लो लिटरेसी रेट, 16% का लिटरेसी रेट था, और माशाल्लाह लिटरेसी रेट था फीमेल लोग का तो 7%। नेक्स्ट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? पिछले से पिछले साल में एग्जाम में आया था, ठीक है, क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 पर थाउजेंड इन अ ईयर। पहले कितना था? 218 पर थाउजेंड लोग मर रहा था, बच्चा लोग, टिकला टिकला लोग, अभी टुक के निकला गया, ठीक है। फिर बाकी पॉइंट्स क्या था? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, जैसे कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज तो अभी भी टट्टी है, कोई पब्लिक शौचालय जा पाता है? गया है? वेरी गुड, ठीक है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या तो अवेलेबल नहीं, या तो इनएडिक्वेट है। एयर बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, द फीमेल्स ओवर हियर कैन रिलेट वेरी मच, कि पब्लिक टॉयलेट्स का कितना शॉर्टेज होता है जब लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो कितना दिक्कत होता है, होना चाहिए, आई थिंक इट्स विल बी इम्प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, खाली 32 साल देता जा रहा है, अभी कितना? 60, राइट, दिस इज फिक्स एन एवरेज में, अगर हम लोग सुट्टाबाजी ना करें तो, ठीक है, नॉर्मल तरीके से रहे तो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एवरेज मार दे तो 69 तो टिकेंगे रे, ठीक है। तो पहले कितना था? 32, अभी कितना है? 69। एंड गरीबी तो मत ही पूछो, ठीक है, हो जाएगा ना? समझ में आ गया? देख लो फटाफट, 2 मिनट दे रहे हैं, ये सब पॉइंट का रिवीजन होता नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, फटाफट रिवाइज कर, ताड़ाताड़ी। यार,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, फर्स्ट सेंसस, फीमेल लिटरेसी रेट 7%। चले कुछ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे अंडररेटेड है ये। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है इस पार्ट से। ठीक है, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अंडररेटेड है क्वेश्चन, अगर गंदा पूछना चाहे तो पूछ सकता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से। इंडिया में मेनली प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा है? एग्रीकल्चर। कितना परसेंटेज लोग इन्वॉल्व? सेकंड में बहुत जन गलती करता है, फर्स्ट तो सबको याद है, सेकंड में गलती करता है बहुत जन, मैन्युफैक्चरिंग बोल देता है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्या है? सर्विस है 15 to 20%। एंड फिर फाइनली क्या है? और अभी भी इंडिया में ऐसा है ना, कई सारे स्टेट्स में अलग अलग चीज का डेवलपमेंट है, कई कई स्टेट्स में अलग अलग चीज का डेवलपमेंट है। बैंगलोर जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस हो गया, राइट? हैदराबाद क्या हो गया? सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री। ये लोग अभी भी सोच रहे हैं हैदराबाद में खेती कब से होने लग गया है। खेती तो होता ही दीदी, फेमस नहीं है वो बोल रहे हैं। समझ में आया ना हम लोग? समझ में? खाली बिरयानी कहाँ से उगता है वहां पे? ठीक है, माय बैड, आई अपोलोजाइज। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स लोग अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर में फेमस है, और कुछ स्टेट्स लोग अभी एग्रीकल्चर में फेमस नहीं हो गए, आईटी सर्विस सेंटर्स में, सर्विस सेक्टर्स में फेमस है। कुछ टूरिज्म के लिए फेमस है, तो अभी भी डिस्पैरिटीज था, अभी भी डिस्पैरिटीज है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि क्यों पूछ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा आपको। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इट इज द बेसिक फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इकोनॉमी, ऑपरेशंस ऑफ द इकोनॉमी। इसमें कौन सा था आपका? रोड्स। ठीक है, रोड्स में क्या था सर आपका? वैसे तो रोड्स जो है ना, ब्रिटिशर्स लोग उतना रोड्स को बनाने में अकॉम्प्लिश नहीं। इंडिया देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। इंडिया में देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। ऑल वेदर रोड्स क्या होता है? जो बारिश धूप में किसी में भी खराब जल्दी से होता नहीं है। समझ में आया कि आपको? सर, मेनली जो ऑल वेदर रोड्स बन रहा था ना, वो मेनली दो पर्पस के लिए बना था। एक तो मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी, नंबर वन वाज मोबिलाइजिंग द आर्मी, नंबर टू वाज शिफ्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स। बहुत ही बढ़िया। नंबर वन वाज मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी एंड नंबर टू शिफ्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। उसके लिए ही ऑल वेदर रोड्स था, बाकी चीजों के लिए ऑल वेदर रोड्स देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज। एक्यूट है ही नहीं। ठीक, अभी भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, खड्डा है ही नहीं, वेरी स्मूथ रोड्स। ठीक है, आइए, रेलवेज कब डेवलप हुआ था? रेलवेज मेरे प्यारे बच्चों 1850 में डेवलप किया था रेलवेज में। ठीक है, रेलवेज बहुत फायदा किया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को कम किया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को कम किया, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स को तोड़ा। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, नेशनल इंटीग्रेशन लाया, बट उसका फायदा हमें मिला ही नहीं। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट अनडाउटेडली एक्सपैंड हुआ है, बट इट्स बेनिफिट्स रियली अक्रू टू द Indian people. The social benefits gained owing to the introduction of railways were outweighed by the country's huge economic loss. तो होता है ना कभी कभी, इतना फायदा जितना दिख रहा है ना, उससे ज्यादा तो लॉस हो गया अपना। होता ही नहीं होता कभी कभी। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा, बिल्कुल आता, पक्की बात। ठीक है, तो रेलवेज कब डेवलप हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1850 में। फायदा क्या क्या था रेलवेज का? नेशनल एंड ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन किया था, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स को तोड़ा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हेल्प किया, इंडिया का एक्सपोर्ट्स अनडाउटेडली इंक्रीज हुआ, बट इट्स बेनिफिट्स रेयरली अक्रूड टू द इंडियन पीपल। इट्स बेनिफिट्स रेयरली अक्रूड टू द इंडियन पीपल। समझ में आया क्या? चलेगा, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि बहुत खर्चा था, बहुत खर्चा था, इतना खर्चा कर नहीं पाया। ऑलरेडी रेलवेज पे इतना खर्चा कर दिया, कहां से खर्चा करेगा इतना? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट एंड रेलवेज की वजह से इट बिकेम व्हाट? अनइकोनॉमिकल। और यार चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई में चल रहा था कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज चल रहा था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कर रहा है, लॉ रेगुलेशन पास कर रहा था, क्या यूज हो रहा था? टेलीग्राफ यूज हो रहा था। बस, ठीक है, इसको रीड करिए फटाफट और खत्म करिए। ठीक है, जल्दी पढ़िए, जल्दी, 5 मिनट दे रहे हैं, जल्दी पढ़िए। इंफ्रास्ट्रक्चर को दिमाग में सेट कर लो। अच्छा, मेरे मैक्रो के और मेरे आईडी के जो भी बुक्स है वो अवेलेबल है, तो किसी भी फ्रेंड्स को या किसी को चाहिए होगा तो मेरे को बताना, बिकॉज सम पीपल वेर एनरोल्ड टू प्रमोट इट बट दे डिड नॉट डू इट फॉर लास्ट 15 years आई गेस। ठीक है, किसी को अगर फ्रेंड्स को चाहिए होगा तो बता देना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आई कैन नॉट पोस्ट
वीडियोस और इंस्टाग्राम आई कैन डू इट ऑन व्हाट्सएप अभी तो। आई कैन नॉट डू इट ऑन इंस्टाग्राम गोइंग टू अन अकेडमी के रूल्स, ठीक है। बट व्हाट्सएप में मैं कर दूंगा, आप लोग अपने लेवल पे देख लेना प्रमोट करना है, ठीक है। अरे पीछे आयुष लोग का पढ़ाई ठीक से चल रहा है तो बस लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, देन वे डन। चैप्टर 2 तो मेरे से तो सबसे आसान है, चैप्टर 2, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं ज्यादातर। कुछ स्पेसिफिक 7-8 टॉपिक है, बस वही है। ऑनर वालों को क्लियर हो रहा है अच्छे से, दिमाग में सेट हो रहा है। आप लोग बस जाके आज यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो यूनिट नंबर 1 एंड 2 खत्म हो जाएगा। 6 का आपने टेस्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद किसका टेस्ट दिया, और 10 का भी दिया था आप लोग। 6 तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, रूरल डेवलपमेंट आई थिंक विद क्वेश्चंस, काफी टाइम दिया था। 7 एम्प्लॉयमेंट ना, 6 ही दिया था मैंने। HCF, मतलब मेरे हिसाब से 20 तारीख का टारगेट रखो, आईडी खत्म करते हैं। 28 जैन तक आईडी खत्म करता है। 21 तक, जैसे 14 तारीख हुआ आज, 6 से 7 दिन के अंदर मेरे हिसाब से तो आराम से खत्म हो सकता है। 7-8 चैप्टर्स ही है, विदाउट ज्यादा वर्कलोड आराम से खत्म कर सकता है। फिर 25 तारीख तक या 26 तारीख तक मोटा मोटी मैक्रो खत्म कर देंगे। टारगेट रखता है, हो जाएगा। नहीं टारगेट रखोगे नहीं होगा, ठीक है। गेट एश्योर्ड विद वन सब्जेक्ट एटलीस्ट। क्या, वही तो पता है, वही है अल्टीमेटली, सेम ही पॉइंट है। तो जो मैंने एग्रीकल्चरल सेक्टर जो बोला, वही अल्टीमेटली प्राइमरी सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड सर्विस सेक्टर इज द टर्शियरी सेक्टर, वही सेक्टर। मैंने डिवाइड छोटा कर दिया, क्योंकि पूरा ये बुक का साइज देखो ना, मेरा बुक का साइज देखो, छोटा कर दिया लैंग्वेज को। डन। ओके, लास्ट टॉपिक एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है यहाँ से जो मैं करवा देता हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर बाई चांस आ जाए, इस बार क्लिक हो जाए, तो फिर अपन लोगों का लॉस नहीं हो, ठीक है। आइए, क्या लिखा हुआ है सर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। कुछ कुछ पॉजिटिव भी इन्होंने किया था, उसके बारे में दिया हुआ है। इतना गाली देने के बाद में क्या ही तारीफ कर रहा है, फिर भी कर रहे हैं लोग। सबसे पहला क्या था आपका, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो भी बोलो, पहले तो खाली हम लोग फूड क्रॉप्स ही उगाता था, अभी कम से कम फार्मर्स के लिए एक नया सेक्टर तो निकला, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा और देश में पैसा भी आया। भले ही मर गया लोग बाग, बट फिर भी ठीक है। नंबर 2, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका एक ही रीजन था, क्या, रेलवेज डेवलप हुआ, रोड्स भी हल्का फुल्का ही सही डेवलप तो हुआ ना, तो वी शुड बी थैंकिंग इट। नंबर 3, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये बोलूंगा मैं ये 2 पॉइंट, 3 और 4 में बोलूंगा कि ये ब्रिटिशर्स की वजह से आने से फायदा हुआ अपना, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इसमें लिखा हुआ है कि पहले हम लोग क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे, जो कि गलत था कुछ हद तक। खाली बार्टर नहीं यूज करते थे अपन, सिल्वर कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स यूज करते थे। पर चलो ठीक है, बुक में लिखा हुआ है बार्टर सिस्टम यूज करते थे। इनके आने की वजह से क्या हुआ, अपन कॉइन्स वगैरह यूज करने लग गए। और अभी भी जो सिस्टम है ना, लोकसभा राज्यसभा का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सेम सब कुछ इंस्पायर्ड है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है। वहां पे भी वही है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। उसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक ऑन फेमाइंस। ये तो खुद ही बात हो गई कि खुद ही बिगाड़ा है, और खुद ही बोलते हैं कि हॉस्पिटल भी हम लोग सेट किया है। तो फेमाइंस आया था, उसकी वजह से क्या हुआ, रेलवेज एंड जो रोड्स था ना, वो फटाफट सामान को जो ना एक प्लेस से दूसरा प्लेस लेकर आ पाया, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स था, ठीक है। आइए, फिर कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशंस है। एंड ये 1 मार्क का सवाल पूछते, देखो ना, सम ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यूएबल इकोनॉमिस्ट, क्या क्या देखो, देखो अगले, देखो इसमें तो 6-7 नाम लिखा हुआ है आपकी किताब में। मेरे को 2 जो इजी लगा वो लिख दिया मैंने। हाँ, इसमें और 5-6 नाम होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अपना 2 से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने देखा है दादा भाई नरोजी, एक वीके आरबी रॉय।
ऐसे आप बोलेगा भैया वी क्यू आर वी कैसे इजी है, अरे इजी है, ये दिमाग में रहता है, वी के आर वी, और क्या होगा ऐसा नाम, समझ में आया? दादा भाई नौरोजी वी के आर वी रॉय, खत्म। राव राव, रॉय राव, ठीक है ना। अ, फिर ट्रेडिशनल देखो ये क्या लिखा हुआ है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज रूइंड ड्यूरिंग द कोलोनियल ब्रिटिश रूल, तो ये कौन सा होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। फिर ये देखो ना टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में क्या था, ब्रिटिशर्स ने दो तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, एक था फ्यूडल सिस्टम यानी कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वाला सिस्टम, और दूसरा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे डिवाइड किया इंटू टू सेक्टर्स, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स को। मतलब बेसिकली क्या क्या पता है क्या, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज किया है बेसिकली। अभी पहले वाले केस में क्या हुआ, आपका फ्यूडल सिस्टम के हिसाब से करें, जिसके पास जमीन है वो उसको माना जाएगा लैंडलॉर्ड्स, और जो उनके साथ में उनको क्या बोलेंगे, टेनेंट्स। तो वैसे क्लास डिवाइड करते हैं, क्लास। एंड नंबर 2 वाज कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कि कैपिटलिस्ट एंड लेबर, जिसके पास पैसा है और जिसको पैसा की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया आपको, क्लियर है? नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, एम्प्यूटेड इकोनॉमी। इसमें क्या यूज किया था उन्होंने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने, प्रमोट किया टू डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन एंड रूल देम अकॉर्डिंगली, ताकि एक दूसरे का फायदा उठा सके। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी नई चीज हो जाएगी। ठीक है, ये दो काफी है, चलेगा? इज इट फाइन? ठीक है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन में देखो क्या लिखा है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। सुनो ना, जो चैप्टर नंबर 10 का हम टेस्ट लिया था ना आप लोग का, कल परसों जो टेस्ट लिया उसका पेपर मुझे याद दिला देना, मैं एग्जाम ये क्लास के पेपर में शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसमें मोटा मोटी ना हर टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस अवेलेबल है। मतलब इफ यू हैव रेड द चैप्टर यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द पेपर, और वो क्वेश्चन इज लाइक अ चेकलिस्ट फॉर यू कि ये सारे क्वेश्चंस हुए या नहीं हुए, प्लस द एमसीक्यू क्वेश्चंस, आई थिंक इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। करने में और क्वेश्चंस कर लेना, बट वो क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर लेना। मुझे याद दिला देना, क्लास के बाद में मैं पेपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट दिया उनको पता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आइए। तो ये जो लिखा, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। कैसे कैसे पॉलिसीज देखो ना एक बार के लिए, देखो तो फटफट। मैं इस पे से हॉट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है, क्वेश्चंस का। बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो जो है। हो जाएगा, डन। क्वेश्चन देखिए एक बार के लिए, ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। इंडियाज इकोनॉमी वाज पुअर एंड बैकवर्ड बिफोर द कॉलोनियल रूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इंडिया तो उल्टा प्रॉस्पेरस था इकोनॉमी, ठीक है ना, प्रॉस्पेरस, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ट्रू। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया सेक्टर वाज बैडली सफर्ड बाय द पार्टीशन, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस सर, अ साइजेबल ऑफ द इरिगेटेड पॉपुलेशन वेंट टू द, सॉरी, पोर्शन ऑफ द लैंड वेंट टू द पाकिस्तान एंड इंडिया वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जो कि किसके पास चला गया, डन। क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द मार्केट एज वेल इन द फॉरेन मार्केट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड, कैसे सर? यस सर, क्योंकि डिमांड कैसे कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया बाय इंपोर्टिंग व्हाट, हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिमांड जो है एज अ होल गिर गया, क्योंकि डिमांड जब ड्यूटीज बढ़ गया तो अल्टीमेटली कॉस्ट क्या हो गया उसका, बढ़ गया था। नहीं तो अगर ये सब नहीं आता, आपको नहीं लिखना है, तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को मेंशन कर दो, काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट किसके साथ में हो रहा था, ब्रिटिश के साथ में हो रहा था। मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल ट्रेड वाज विद द ब्रिटिशर्स, बाकी किसके साथ में था, उनके ही फेवरिंग कंट्रीज के साथ में। ठीक है, चाइना, सेलोन एंड पर्शिया। बेटर है कि लिखना, कोशिश करना लिखने का, बाकी नहीं आया तो कोई बात नहीं। और बाकी इंडिया हैड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश। नेक्स्ट, ये नोटेबल देखो, ये सब नाम लिख लो, हमको याद नहीं हुआ था इसलिए मैंने इनका याद कर लिया। ठीक है, फिर मेजर कोजेस पता है क्या आपको ऑफ स्टैग्नेशन, ये वही 4 पॉइंट्स। ठीक है, फिर नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच आर इन द ऑपरेशन ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको, तो ये सब इंडस्ट्रीज थे। ठीक है, टू फोल्ड्स पता है क्या, इंपोर्टर ऑफ
एंड एन एक्सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। क्रिटिकली obtain द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें वही पॉइंट है डिस्को वाला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वाला पॉइंट। ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये कौन सा है? एक्सपोर्ट्स वाला पॉइंट का थर्ड पॉइंट। ठीक है, फॉरेन ट्रेड वाला पॉइंट का थर्ड पॉइंट। टू मेक पेमेंट्स ऑफ द एक्सपेंसेस इनविजिबल आइटम्स टू मीट वॉर एक्सपेंसेस। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, डेमोग्राफिक सिचुएशन के बारे में पूछा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, वॉल्यूम एंड ट्रेड ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिपीट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। अरे सुनो ना, वो क्वेश्चन देख लेना, वो वाला, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, वो वाला सवाल पूछ रहा है। असर्शन रीजनिंग नहीं बोल रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो देख लीजिएगा, वो एग्जाम से पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये ठीक है, कम टू चैप्टर नंबर 2। मौजा आ रहा है? कितना देरी लगा? 10 मिनट का अगर माइनस कर देना ज्ञान को, तो यू हैव कंप्लीटेड इन 36 मिनट्स। शुरू में तो 10 मिनट डाटा ही था ना तुम लोग को। 36, हाँ 30 मिनट्स, वैसे 30 मिनट्स। हाँ, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे अभी। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। दिस वाज द रीबिल्डिंग पीरियड। आपका ब्रेकअप हो चुका है, अभी आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, बट आप अचानक से छलांग तो मारोगे नहीं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक स्टेप्स लोगे आप लोग। ठीक है, तो इंडिया भी इसी तरीके से कोशिश कर रहा था। ठीक है, इंडिया ने सबसे पहले क्या बनाया? एक प्लान बनाया। इंडिया ने क्या बनाया? प्लान बनाया। इंडिया यही करता है, सबसे पहले क्या बनाता है? प्लान बनाया। ठीक है, प्लान में सबसे पहले बनाया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सर, जो कंट्री के रिसोर्सेज है ना, उसको अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल करेंगे। जो कंट्री के रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इसीलिए इसीलिए इंडिया में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था? 1950, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर क्या रहता है उनका? चेयरमैन रहता है। इस बार सवाल आया था, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था। चलेगा ना? ये सब करने की दिक्कत होता है, टेंशन इसीलिए होता है। अरे करंट प्राइम मिनिस्टर ही होगा ना अभी भी भाई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। कब फॉर्म हुआ था आपका? 1950 हुआ था। और इंडिया का आर्किटेक्ट कौन था? इंडियन प्लानिंग का, इंडियन प्लानिंग, महानोबोलिस। कौन था? महानोबोलिस। अब की बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन, महानोबोलिस इस बार आया था। ठीक है, महानोबोलिस, तो इस बार वापस आने का चांस कम है। ठीक है, महानोबोलिस। ठीक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? पहला वाला 1948। इंडिया ने प्लान बनाया, इंडिया ने दो टाइप का प्लान बनाया है, एक था शॉर्ट टर्म प्लान, दूसरा था लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान्स को हमने कहा था एज 5 ईयर प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स को हमने क्या बोला था? एज पर्सपेक्टिव प्लान्स। पर्सपेक्टिव प्लान मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स। इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया था? 1 अप्रैल 1951। परफेक्ट। उसके पहले ऐसा एक टॉपिक है जो कि हम लोग हर बार मिस कर देते हैं, इसलिए इस बार के लिए हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, हर बार ऐसा होता है कि पूरा चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं ये वाला पढ़ लेना ना, ऐसे ही बोलता है। इसलिए इस बार पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है अभी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है सर? इसमें व्हाट इज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मार्केट में लोग बाग मांगेगा वैसे सामान बनेगा। इसमें इट इज अफेक्टेड बाय द मार्केट डिमांड ऑफ, सॉरी, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लो इनकम ग्रुप को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इस टाइप का, बिकॉज दे हैव लो परचेसिंग पावर। जिसके पास भी ज्यादा परचेसिंग पावर रहेगा उनका ही फायदा ज्यादा होगा। देयर विल बी गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। डेवलपमेंट होगा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। समझ में आया आपको? जो लोग बाग परचेसिंग पावर के हिसाब से सामान मांगेगा, तुम लोग बोलेगा आईफोन चाहिए, आईफोन बनेगा। तुम लोग बोलेगा मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज बनेगा। तुम लोग बोलेगा बीएमडब्ल्यू चाहिए, बीएमडब्ल्यू बनेगा। ये कौन बोल सकता है? बताओ तो। बोले के लिए तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, बोले के लिए नाम क्या रखा है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। बट हर किसी का बस का बात है क्या कि भैया 2 मर्सिडीज पैक कर दीजिए?
पॉसिबल है क्या? नहीं है। किसके पास? जिसके पास पिस्सो है। पिस्सो किसके पास होता है? पिस्सो को इंग्लिश में क्या बोलेगा? परचेजिंग पावर। क्या बोलेगा? परचेजिंग पावर। समझ में आया? कहीं ना कहीं इंडिया इज फॉलोइंग द कैपिटलिस्ट रूट। ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ा डिबेट है दुनिया में कि ये इंडिया सही कर रहा है गलत कर रहा है, बट आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है। ग्रोथ के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना जरूरी है, क्योंकि सोशलिस्ट से डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उपाय नहीं था। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात। ठीक है। क्या पढ़ाना था? हाँ, परचेसिंग पावर जिसके पास है। ठीक है। एंड इट इज अफेक्टेड बाय व्हाट? द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लो इनकम को तरह से बेनिफिट कम होता है, रिच एंड पुअर के बीच में गैप ज्यादा होता है, डेवलपमेंट डेफिनेटली टेक्स प्लेस, एंड इट इज आल्सो नोन एज द फ्री मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एज डिजाइन बाय कार्ल मार्क्स। सुना है कि कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा जो गोरा है, चूल भी और चेहरा भी वही वाला। ठीक है, कार्ल मार्क्स। समझ में आया आपको? ठीक है। कार्ल मार्क्स डिजाइन द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे बोला कि भैया एक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगा। कौन रहेगा? सेंट्रल अथॉरिटी। वो डिसाइड करेगा पूरे इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। ठीक है। यूएसएसआर सुना है आपने? यूएसएसआर, जिसका मुंह से अभी हाथों हाथ रशिया निकलता है। ठीक है। खाली रशिया नहीं था, और भी कंट्रीज था, बट यूएसएसआर वाज द कंट्री व्हिच स्टार्टेड विद द सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे क्या था कि इंडिविजुअल लोगों के इंपॉर्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस, सॉरी, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है। सोसाइटी इन जनरल को क्या चाहिए वो डिसाइड किया जाता है। इसलिए कौन डिसाइड करता है? आपका गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन व्हाट द पीपल नीड एंड नॉट व्हाट द पीपल कैन अफोर्ड। देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा होता नहीं है। ऊपर आप देख सकते हो, देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता, इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है, बिकॉज पावर इन कमांड डिसाइड्स कैसा इकोनॉमी होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? कमांड वाले लोग। ठीक है। एंड इंडिया जस्ट लाइक द प्रीवियस सिचुएशंस, जैसे हम लोग जुगाड़ करते हैं, हम लोग दोनों अपना लिया। हम थोड़ा एलिमेंट कैपिटलिस्ट का भी थोड़ा अपना लिया, थोड़ा सा सोशलिस्ट भी अपना लिया। ठीक है। और हमने अडॉप्ट किया क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। अपना बेस सोशलिस्ट का था, बिकॉज नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं होगा ना। सॉरी, बेस अपना कैपिटलिस्ट का था। ठीक है। क्योंकि अपने को क्या लगा था, जरूरी है ना कैपिटलिस्ट होना, क्योंकि फ्री मार्केट रखना है, और साथ में थोड़ा सा सोशलिस्ट का टर्का डाल दिया अपन ने। ठीक है। एंड प्रेजेंस किया हुआ ऑफ द मिक्स इकोनॉमी। इसलिए इंडिया के इकोनॉमी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंडिया में रिलायंस भी है, इंडिया में बीएसएनएल भी है। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक की बात चलेगा 100%। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। फिर पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स में कितने पॉइंट्स हैं आपके? अभी तक तो चार ही पढ़ाए थे मैंने, पांचवा आप लोग डेवलप कर रहे हो लगता है। ठीक है, चार। नंबर वन इज ग्रोथ। कोई भी कंट्री का ग्रोथ कैसे डिटरमाइन होगा? बाय कैलकुलेटिंग ऑफ इट्स जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होगा? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, विद इन अ ईयर। ठीक है, चलेगा। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो इंडिया ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? इंडिया का जीडीपी इज ए प्रॉपर इकोनॉमिक मेजर टू कैलकुलेट जीडीपी। एंड जीडीपी का मतलब क्या है? टू इंक्रीज द इंडियाज कैपेसिटी, टू कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसी भी कंट्री का आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे इंक्रीज होगा? नंबर वन, या तो देश में प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ा दो, पैसा आ गया कंट्री में, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा, ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। या फिर नंबर टू, सपोर्टिंग सर्विसेज इंप्रूव कर दो, जैसे कि क्या होता है आपका, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सेट्रा, या फिर दोनों कर दो। समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? जीडीपी। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीज, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी ऑन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये कैसे होगा? या तो देश का प्रोडक्टिव कैपिटल को बढ़ा दो, या फिर सपोर्टिंग सर्विसेज को इंप्रूव कर दो, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एक्सेट्रा, या फिर दोनों को कर दो। और हर एक सेक्टर, याद है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, हर एक सेक्टर क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारा जीडीपी। इसको बोलते हैं एज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर इज नोन एज व्हाट? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ये एक मार्क का सवाल है, स्टार मार्क कर लो उसको, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन को। ऐसे 100 बार बोल चुके हैं, बट अभी स्टार मार्क कर लो, है ना? अमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन। सर मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा? या तो टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके, अडॉप्टिंग व्हाट? न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर नंबर टू, सोशल जो आउटलुक उसको क्या करना है? चेंज कर, सबको इक्वल बराबर मानना है। समझ में आया आपको? तो मॉडर्न तरीका से है ना मॉडर्नाइजेशन,
वो दो तरीके से हो सकता है। नंबर वन, हम लोग नया टेक्नोलॉजी को यूज करें, अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड नंबर टू, चेंज इन द सोशल आउटलुक, रिच एंड पुअर को सीख, वुमेन एंड मेन को इक्वल बैकग्राउंड रखना है। सेल्फ रिलायंस कैसे कैसे करोगे? To reduce the foreign dependence and to avoid foreign interference, to reduce the foreign dependence, to avoid the foreign, to reduce the foreign dependence, to avoid the, इसके अंदर का पॉइंट बुक से रीड करोगे प्लीज, हाँ? ठीक है, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट का अंदर का पॉइंट पढ़ लीजिएगा प्लीज। गायब हो गया क्या स्क्रीन? ठीक है, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा अंदर का पॉइंट को। एग्जाम में मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में, सेल्फ रिलायंस के ऊपर में, ग्रोथ के ऊपर में कोई सा भी पॉइंट, एक दो पॉइंट का सवाल पूछ सकता है आपको, 4 मार्क का, 3 मार्क का, इसलिए इस पे गलती ना करें। लास्ट पॉइंट, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चलेगा? 4 पॉइंट्स डन। पढ़ लीजिए, 5 मिनट दे रहे हैं, फटाफट खत्म करिए, ताकि देश में क्या हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, रेज हो, और सोशल जस्टिस हो। ये 2 पॉइंट मार्क कर लीजिएगा अगर आपका मार्क नहीं किया हुआ तो इक्विटी में, हाँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है, प्रमोट्स सोशल जस्टिस। देन वी लेफ्ट विद जस्ट 3 पॉइंट्स। एग्रीकल्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम लोग लाया था, इंडस्ट्री में क्या क्या लेकर आया था, और फॉरेन ट्रेड में, और उसके साथ में चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? समाप्त। अच्छा, इस पे स्क्रीन में अभी तक नहीं आया। अरे उंगली को बाद में तिहाड़ लेना, पढ़ ले एक बार। सुंदर उंगली है, वेरी गुड, बहुत सुंदर हाथ, बहुत सुंदर हाथ है, पढ़ ले। हो गया दादा, दादा इज क्लियर, डन, पक्का, याद हो गया पूरा? क्यों वापस क्यों करना पड़ेगा? अभी पढ़ने के लिए क्यों दिया बेशरम? गुड, नेक्स्ट, आगे बढ़ जाए। हो गया? ये 1 मिनट और चाहिए? बोलो, 1 मिनट और चाहिए, पढ़ लो। बहुत ही बढ़िया बात है, यहीं पे खत्म करो। इक्विटी का 4 मार्क का है, इसलिए अंदर का पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। देखो, 4 मार्क का इक्विटी का बनता नहीं है वैसे, क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में दे दिया होगा पता नहीं, बट 4 मार्क का नहीं बनता है। 2 मार्क, 2.5 इज द मैक्स दे कैन आस्क, एक्चुअली उसका दिया हुआ ही नहीं है। इक्विटी को पढ़ के उसमें जो पॉइंट्स है वो मार्क कर लो आप लोग, इक्विटी वाला पार्ट को, क्योंकि बाकी सारा पॉइंट्स तो आपको दिमाग में रहता है।
याद हो गया पक्का? ऑनलाइन वाले लोगों को हो गया याद? डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब 3 सेक्टर को फोकस किया था। सारे सेक्टर्स को तो फोकस करना पॉसिबल नहीं था। आपके माइंड में एक तो माइंड मैप बनना चाहिए, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 का मैं एक समरी नोट भी बना हुआ है, मैं ढूंढता हूँ अभी, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। हैंड रिटन समरी नोट है, ठीक है? अब सुनो, सारे सेक्टर्स को इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं था, तो जो मेजर सेक्टर्स है पहले उसको इंप्रूव करना था। एंड 3 मेजर सेक्टर्स वर इंप्रूव। वन वाज, मतलब ट्राइड टू इंप्रूव, वन वाज एग्रीकल्चर, नंबर 2 वाज इंडस्ट्रीज, नंबर 3 वाज फॉरेन ट्रेड। ये 3 सेक्टर्स को इंप्रूव करने की कोशिश की थी। आपको इस सेक्टर के थ्रू दिमाग में सर्कल करना है, ठीक है? पहला क्या रहेगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसा रिफॉर्म्स लेकर आया था? सबसे पहला है आपका लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। समझेगा बात को? लैंड रिफॉर्म इज द मेजर टॉपिक, लैंड रिफॉर्म इज नॉट द मेजर। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आता है 2 पॉइंट्स, लैंड रिफॉर्म हो गया और ग्रीन रेवोल्यूशन। सर लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, ठीक है? जो ओनरशिप था ना उसमें हलचल लाना, थ्रू व्हाट? अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। यानी कि लैंड होल्डिंग पैटर्न्स को जब आप चेंज करते हो, क्या बोला मैंने? लैंड होल्डिंग पैटर्न्स को जब आप चेंज करते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैंड रिफॉर्म्स। समझ में आया? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सीड्स टू चुआईवी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है? तो एग्जाम में अगर लैंड रिफॉर्म्स पूछेगा ना, तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, ठीक है? उसके नीचे आता है 2 चीज, क्या क्या? प्रॉब्लम समझो, जमींदारी सिस्टम। तो सबसे पहले क्या किया आपने? अबॉलिशन कर दिया, किसका? जमींदारी का, या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम का। द फर्स्ट थिंग जो गवर्नमेंट ने किया वो क्या था? द रिमूवल ऑफ द जमींदार, ताकि जो ओनरशिप ऑफ लैंड है दैट कैन गो टू द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड। यानी एक्चुअल टिलर्स का मतलब क्या होगा? एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड। इसके वजह से 2 लाख टेनेंट्स लोग को अपना जमीन जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में मिला विद द गवर्नमेंट। समझ में आया आपको? चलेगा? एंड ये ओनरशिप की वजह से आउटपुट में भी क्या हुआ? राइज हुआ, ठीक है? आउटपुट में राइज हुआ बिकॉज जमीन लोगों के पास में वापस आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आउटपुट राइज में इंप्रूव हुआ। नेक्स्ट, लैंड सीलिंग, एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन। लैंड रिफॉर्म्स अलग है, लैंड सीलिंग अलग है। मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गलती करता है बच्चा लोग। लैंड रिफॉर्म्स अलग है, लैंड रिफॉर्म्स पहले वाला पॉइंट था। लैंड सीलिंग अलग है। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड दैट अ पर्टिकुलर पर्सन कैन होल्ड, ठीक है? तुम्हारे पास एक लिमिट डाल दिया कि एक इंडिविजुअल कितना लैंड ओन कर सकता है। Fixing the specified limit of land which could be owned by the, very good, ठीक है? ये किस लिए किया था? टू प्रमोट व्हाट? To promote what? Equity in the agriculture sector, the government specified the maximum limit of land that an individual can hold. Any land which was excess of the limit prescribed, क्या होता था वो चीज? वो वो किसके पास जाता था? गवर्नमेंट ले लेता था, एंड द गवर्नमेंट यूज्ड टू अलॉट इट टू द लैंडलेस कल्टीवेटर्स एंड द स्मॉल फार्मर्स। समझ में आया आपको? तो व्हाट इज लैंड सीलिंग? इट इज द फिक्सिंग, इधर ध्यान दे, ठीक है ना? क्या है? इट इज फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट अ पर्टिकुलर पर्सन कैन होल्ड। उसकी वजह से फायदा क्या हुआ? इट प्रमोटेड इक्विटी। एक्सेस लैंड में क्या किया? इट वाज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कहां चला गया? टू द लैंडलेस कल्टीवेटर्स एंड टू द स्मॉल फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन पता है क्या कब यूज हुआ था? 2 फेजेस में डिवाइड किया था। एक तो पहले वाटर एफ्लुएंट एरियाज जो था, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस सब में पहले हुआ, उसके बाद बाकी जगह में हुआ। 60s एंड 70s में फर्स्ट फेज में हुआ, 17 एंड 80s में सेकेंड फेज में हुआ। इंपॉर्टेंस बताइए ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है? क्या क्या था आपका? नंबर 1, अटेनिंग व्हाट? मार्केटेबल सरप्लस। सब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? इतना एक्स्ट्रा बच गया कि हम लोग उसको मार्केट में सेल आउट कर सके। क्या लिखा हुआ देखो? it refers to that part of the agricultural produce that which can be sold in the market by the farmers after meeting their own consumption
रिक्वायरमेंट। समझ में आया आपको? चलेगा यहाँ तक? बिल्कुल यहाँ तक भैया कि खुद का कंजम्पशन के बाद भी इतना बच गया है कि मैं फार्मर्स को, जो फार्मर्स है वो बाजार में बेच सके, उसे हम लोग बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। सो व्हाट इज बफर स्टॉक और ऑफ गुड ग्रेन? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, तो गवर्नमेंट के पास में मौका आ गया। गवर्नमेंट पास क्या मौका आ गया भैया कि वो जो है ना, जो फूड ग्रेन एक्सेस में प्रोड्यूस हुआ है उसको यूज कर सके, सेफ्टी स्टॉक के तरह रख सकते हैं एट द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। एंड क्योंकि क्योंकि राइस एंड व्हीट का अच्छा खासा प्रोडक्शन हो गया था, तो ओवरऑल प्राइसेस क्या हो गया उसका, गिर गया एज अ होल। इसकी वजह से क्या, किसको बेनिफिट हुआ? तो द लो इनकम पीपल। अब देखो बेनिफिट्स तो ग्रीन रेवोल्यूशन का और भी हो सकता है, बट जब एग्जाम में अगर पूछे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। सर भैया क्यों, वैसे तो गलत बात है, हाँ मैंने माना गलत बात है, बट ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ठीक है, 3 पॉइंट क्या? नंबर वन, टू अटेन व्हाट? मार्केटेबल सर्विस। ये अलग से 2-2 मार्क का सवाल भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, अलग से अंदर का। टू अटेन व्हाट? बाद में एनफ बच गया तो मार्केट में बेच सकने के लिए, उसको अपन क्या बोलता है? मार्केटेबल सरप्लस। नंबर टू, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट अपने पास रख लिया एट द टाइम ऑफ दैट प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग एज बफर स्टॉक या फॉर और सेफ्टी स्टॉक। नंबर थ्री, ओवरऑल प्राइसेस गिर गया तो उसकी वजह से बेनिफिटेड द लो इनकम ग्रुप। रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व था? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, जो एचवाईवी सीड्स था, दिस आर ह्यूजली impacted बाय द पेस्ट। ठीक है, तो अगर, और ये एक्सपेंसिव आता था ये सीड्स, तो अगर बाय चांस पेस्ट लग गया उसमें तो पूरा का पूरा सीड्स क्या होता था, खराब होता था, विच वुड यूज टू कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस फॉर द फार्मर्स। एंड रिस्क राइज इन इंक्रीज इन व्हाट? इनकम इनक्वालिटीज। बिकॉज ये एचवाईवी सीड्स एक्सपेंसिव थे, इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। मेनली कौन अफोर्ड कर पा रहा है इसको? जो रिच फार्मर्स है वो लोग ही अफोर्ड कर पा रहा था। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? लो इंटरेस्ट रेट्स में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह दिया था फार्मर्स को, ताकि वो एचवाईवी सीड्स को ले सके। ये इंटरेस्ट जो है, जो लोन देना है गवर्नमेंट का, सब्सिडीज देना, ये फेवरेबल है या नहीं, इसके ऊपर एक सवाल है जो लास्ट पेपर में दिया हुआ है आपका, मतलब इस चैप्टर के एंड में दिया हुआ है आपका, कि जो ये सब्सिडी देना होता है ना गवर्नमेंट का, जो ये सब्सिडी गवर्नमेंट देता है, ठीक है, ये आपका फेवरेबल है या नहीं है, इसके ऊपर लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको डेफिनेटली 2 मार्क के लिए रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, 2 से 3 मार्क के लिए रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट इसमें आ जाएगा आपका नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट क्या है आपका? एग्रीकल्चर खत्म हो गया, दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली। एग्रीकल्चर में कुछ है ही नहीं, लैंड रिफॉर्म्स है। लैंड रिफॉर्म्स के तो 2 पॉइंट है, क्या क्या है? अबॉलिशन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, नंबर टू लैंड सीलिंग। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स एंड रिस्क्स, और वो सब्सिडीज वाला पॉइंट खत्म। इतना ही एग्रीकल्चर में, इजी है, दिमाग में सेट हो गया पूरा, मार्केट हो गया। नेक्स्ट नंबर टू, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। द पब्लिक सेक्टर मेनली क्या था, 1950 से लेके 1990 तक मेन कमान कौन लिया था टू डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर? द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया भैया? गवर्नमेंट सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर was given the leading role of industrial development during the planning period because of the following reasons। क्यों भैया पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ना पड़ा इन एरियाज को डेवलप करने के लिए? मेजरली 3 पॉइंट्स। नंबर वन क्या था? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। अरे भाई प्राइवेट सेक्टर चाह के भी उनके पास उतना पैसा तो था नहीं कि वो डेवलप कर सके, इसलिए किसको आगे बढ़ना पड़ा? गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ना पड़ा। सबसे पहला क्या था पॉइंट? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। नंबर टू, लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर। भैया प्राइवेट सेक्टर भी तभी बढ़ेगा जब इंसेंटिव्स खूब मिलेगा। मास्क, सैनिटाइजर्स, पीपी किट तब बढ़ा था जब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह बहुत दिया था, तो बहुत जन आ गया उसको डेवलप करने के लिए, रिडक्शन इन प्राइस हुआ था काफी ज्यादा। ठीक है, तो इंसेंटिव्स बहुत जरूरी है कोई भी सेक्टर को बढ़ाने के लिए। ईवी के लिए सब्सिडीज मिल रहा है, तो कई लोग ईवी के अदर सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं अभी। समझ में आया आपको? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो जितना भी इंडस्ट्रीज होगा, वो जनरली पहला मोटिव होगा टू सोशल वेलफेयर। उसके बाद में जो बेनिफिट मिल गया उससे वो लोग बिजनेस ज्यादा करने का सोचते हैं। इंडियन रेलवेज थॉट क्या था पहले? सोशल वेलफेयर ही है। इसलिए तो बीएसएनएल का पहला थॉट क्या था कि सबको कनेक्टिविटी मिले, इवन इन द रिमोट एरियाज आल्सो यू गेट द कनेक्टिविटी। तो पहले दिमाग में क्या था? सोशल वेलफेयर। अब प्राइवेट एंटिटीज होगा तो वो लोग क्या फोकस करेगा? ऑन द प्रॉफिट्स। तो ये इस तीनों रीजन की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को बीच में आना पड़ता। नंबर वन वाज शॉर्टेज ऑफ capital with the private sector, lack of incentives for the private sector, and objective of social welfare। समझ में आया आपको? ये एग्जाम में आज तक कभी पूछा नहीं है, ठीक है, नेवर आस्क्ड येट। ठीक है, तो इसलिए पूछ सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कभी पूछा नहीं आज तक ये कि भैया क्यों गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट।
अब इसी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था आपका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन डिजाइन किया था इन द ईयर 1950। पहला कौन सा था, 1948। फिर नेक्स्ट कब आया, 1956 में, जहां पे पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दी एंटायर इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए comprised of around 17 industries which were exclusively owned by the states। states मतलब गवर्नमेंट, समझ में आया? ये 17 इंडस्ट्रीज वेर अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। शेड्यूल बी क्या था आपका, ठीक है, बोलने के लिए इट वाज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट इनिशिएट जो था ना, इनिशिएट वो गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा था, और उसको संभाल और चला कौन रहा था, प्राइवेट सेक्टर। तो सेकंड इंडस्ट्रीज कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स। मतलब जो मेहनत स्टार्ट किया ना, उसको बस चलाने का काम कौन कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर। तो सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट्स टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स। तो नया यूनिट शुरू किया, पूरा का पूरा स्टार्ट कौन किया, गवर्नमेंट। चलाया कौन, गवर्नमेंट। उसके बाद उसको बाद में चलाने जो देखना था ना, उसको उसको कौन आप बीच में आया, आपका प्राइवेट सेक्टर बीच में आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शेड्यूल 3। ये किसके लिए था, इट वाज ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। बट हर एक इंडस्ट्री को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ही हो, अगर उसको एक नया इंडस्ट्री खोलना है, एक्सपैंड करना है, नया लोकेशन में खोलना है, दे हैव टू ऑब्टेन व्हाट, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कोई नया इंडस्ट्री ओपन ही नहीं हो सकता है विदाउट गेटिंग एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ठीक है। ये मेनली क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि इंडस्ट्रीज जो है बैकवर्ड एरियाज में भी आ सके। ठीक है। दिस वर मेनली क्रिएटेड, दिस लाइसेंसिंग सिस्टम वाज मेनली क्रिएटेड ताकि बैकवर्ड एरियाज में भी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में भी क्या डेवलप हो सके, इंडस्ट्रीज डेवलप हो सके। और ये जो बैकवर्ड एरियाज था ना, उनमें अगर आप इंडस्ट्रीज डेवलप करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी एट अ लो टैरिफ यानी कि लो कॉस्ट मिल रहा था आपको। एंड द मेन पर्पस वाज व्हाट, टू प्रमोट व्हाट, रीजनल इक्वालिटी। टू प्रमोट व्हाट, रीजनल इक्वालिटी। टू प्रमोट व्हाट, रीजनल इक्वालिटी। लाइसेंस कब कब रिक्वायर्ड था आपको, सबसे पहले तो लाइसेंस का ऑब्जेक्टिव बताया है कि लाइसेंस मेनली वाज क्रिएटेड ताकि लाइसेंस जो है गवर्नमेंट से मिल सके, ताकि गवर्नमेंट डिसाइड कर सके कि वो जो इंडस्ट्रीज है उसको कहाँ ओपन कर सकता है। लाइसेंस इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया वाज इजी एंड फीजिबल टू गेट। ठीक है। नंबर 2 क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम था, टैक्स बेनिफिट्स था, और रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करने का रीजन से ही इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको किसको लाइसेंस लेना जरूरी था, नंबर 1 वाज व्हाट, setting up of the new industries, expansion of the existing ones and diversification। यानी कि अगर आपको नया इंडस्ट्रीज खोलना है, नया इंडस्ट्री खोलना है, तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर नया इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, लाइसेंस चाहिए। अगर मेरा अभी ऑलरेडी फर्म कंपनी जो है वो गुवाहाटी में है, मुझे गुड़गांव में खोलना है, मैं भी लाइसेंस चाहिए। समझ में आया आपको? एंड सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, व्हिच आई फाइंड इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इज एसएसआई। एक तो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, दूसरा क्या था आपका, एसएसआई। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे एग्जाम के लिए। ठीक है। एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सर 1955 में द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, आल्सो नोन एज द कार्वे कमिटी, इंट्रोड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द एसएसआई। तो कौन सा कमिटी ने एसएसआई का जन्म किया, कार्वे कमिटी। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सा था, जिसमें द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड कितना था आपका, 5 लाख रुपए। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड कितना था आपका, 5 लाख रुपए, जो कि बढ़ के बाद में कितना हो गया, 1 CR। 1991 के टाइम में जब आप लोग उसको 1 CR देखते हो, तो वो 1 CR उस समय था। 1950 के वक्त में कितना लिमिट था आपका, 5 लाख रुपया था। 5 लाख वॉज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड टू ओपन अ एसएसआई। ठीक है। क्या फायदा था एसएसआई का, नंबर 1 वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि मेनली जो ये एसएसआई थे, दे वर नॉट कैपिटल इंटेंसिव, दे वर व्हाट, लेबर इंटेंसिव। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या हो गया था, बढ़ गया था। नंबर 2, देयर वाज अ नीड फॉर प्रोटेक्टिंग व्हाट, द बिगर। अब जैसे एग्जांपल, ये तो 5 लाख का इंडस्ट्री हो गया, छोटा इंडस्ट्री है, और बहुत बड़े बड़े कंपनी साइड में खड़े हैं, तो ये कैसे फाइट करेगा उनसे। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया पता है क्या आपका, इनके गुड्स को क्या कर दिया आपका, रिजर्व कर दिया। ठीक है। इसको आपको लिखना पड़ेगा अपने वर्ड्स पे। ठीक है। रिजर्वेशन, सबसे पहले क्या लिखा, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि भैया ये जो प्रोडक्ट्स है ना, कुछ सेक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ओनली एंड ओनली एसएसआई विल प्रोड्यूस, नो अदर विल बी अलाउड टू प्रोड्यूस। केवल कौन प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रमोट करेगा। एंड इन एसएसआई को कई सारे कंसेशंस भी दिए गए थे। ठीक है। तो वेरियस कंसेशंस वेर आल्सो
गिव है। इसको प्लीज आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है? चलेगा? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात, को दिक्कत तकलीफ बताइए, ठीक है? रीड कर लो पहले फटाफट इंडस्ट्रीज को, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसलिए याद करवा रहा हूँ। 5 मिनट दे रहे हैं, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, बड़ा आसान सा है, 5 मिनट्स में खत्म हो जाएगा आपका, एंड देन विल एंड टुडेस क्लास। ठीक है, मतलब अराउंड 1 घंटा 20 मिनट के अंदर सारा रिविजन हो। क्लास कितना बजे है आप लोगों का किसी का? क्लास 3:30। एसएसआई वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला पार्ट, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी वाला पार्ट मेरे हिसाब से कोई भूलता नहीं है। एसएसआई वाला जो पार्ट है वो लोग बाग भूल जाता है, इसे थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ये रहा सब्सिडी वाला क्वेश्चन, हाँ, नोट्स में एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे दिया हुआ है। लास्ट टॉपिक टू डिस्कस करें, आगे बढ़े? बढ़े? आई, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है? तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया था? बिकॉज इंडिया का ना फॉरेन रिजर्व्स ऑलरेडी बहुत लिमिटेड था, ठीक है, क्योंकि इंडिया मेजरली एक्सपोर्ट्स तो उतना कर नहीं पा रहा था, तो मेजरली, और इंडिया को अपना इंडस्ट्रीज भी डेवलप करना था, ठीक है, रिजर्व्स भी कम था, और इंडिया वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन गुड्स। इस वजह से इंडिया ने थोड़ा सा ना बैकवर्ड पॉलिसी यूज किया, विच इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जितना हो सके
आप इंपोर्ट्स को क्या करोगे, लिमिट करने का कोशिश किया। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप लिमिट करो, और बाकी स्ट्रैटेजीज भी इस तरीके से लगाए ताकि आपके इंपोर्ट्स जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाए या फिर इतना डिफिकल्ट हो जाए कि आपके लिए एज अ होल जो है इंपोर्ट्स कम ही देश में हो। ठीक है, तो इन द फर्स्ट 7 5 year प्लान, ठीक है, 7 ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। मतलब हम लोग मेनली क्या करता है, खाली देख रहा था कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, मतलब हम लोग के कितना देश में आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। वापस बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी वाज आल्सो नोन एज द इंपोर्ट, मतलब समझ में आपको, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलो या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोलो, बात बिल्कुल सेम है। तो अगर क्वेश्चन में बाई चांस एग्जाम में ये वर्ड आ गया आपका, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिमिलर वर्ड है टू व्हाट, टू क्या है, एक सेकेंड, टू व्हाट, टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया ना? नाउ सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में पूरा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भैया जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करने वाले थे उनको या तो हमने रिप्लेस कर लिया या फिर सब्स्टिट्यूट कर लिया है बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि इंपोर्ट्स हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वापस बोलूंगा, क्या बोला मैंने, इंपोर्ट्स हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एम क्या था इनका, एम क्या था, वाज टू प्रोटेक्ट व्हाट, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बस डेवलप करना शुरू किया है, दैट वाज इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। द मेन टू ऑब्जेक्टिव्स वाज नंबर 1 सेविंग ऑफ द प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में फॉरेन रिजर्व्स क्या थे, कम थे। नंबर 2 अचीविंग सेल्फ रिलायंस। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स था ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला क्या था, तीन में डिवाइड कर देते हैं अपन, तीन ऑब्जेक्टिव्स अगर अपन निकाले तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो गया, नंबर 1 टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन, नंबर 2 क्या है आपका, सेव द फॉरेन रिजर्व्स, नंबर 3 अचीविंग सेल्फ रिलायंस। और इसको कैसे किया हमने, बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ्स में क्या हो गया, हाई रेट ऑफ टैक्सेस आपने चार्ज किया ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, 100%, 200%, 300%, ताकि ओवरऑल जो इंपोर्टेड गुड्स है वो क्या हो जाए आपका, एक्सपेंसिव हो जाए, क्या हो जाए आपका, एक्सपेंसिव हो जाए, एंड अल्टीमेटली लोग बाग क्या करे, इंपोर्ट कम करे। नंबर 2 क्या है आपका, कोटास। कोटास में क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया, क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स दैट अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कैन ब्रिंग। समझ में आया आपको, टैरिफ्स में क्या लिखा होगा, तो टैरिफ्स रेफर टू द taxes levied on the imported goods. It is a taxes levied on the imported goods. The basic aim for imposing heavy duty on the imported goods was to make them more expensive and to discourage their use. ठीक है, उनको ज्यादा expensive करा था and to discourage their use. ठीक है, to make it more expensive and discourage their use. कोटास का मतलब क्या है, fixing the maximum limit of the imports of a commodity by a domestic producer. Reason क्या था, देखो यहाँ पे, the policy of production is based on the notion that the industries of the developing countries are not in a position to compete against the goods produced by the more developed countries. Obvious सा बात है, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन बहुत पहले आ गया था, तो वो लोग के इंडस्ट्रीज काफी डेवलप्ड थे इन कंपैरिजन टू आवर इंडस्ट्रीज। हेंस फोकस यही था कि हमें पता था कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंडस्ट्रीज जो थे वो उतने डेवलप्ड नहीं थे इन कंपैरिजन टू दी व्हाट, developed countries. Restrictions were also necessary as there was a risk of drain of foreign exchange reserves on the import of luxury goods. कई लोग लग्जरी मंगवा के इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व्स है उसको क्या कर देते, ड्रेन कर देते, इस वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्लेस किया गया। समझ में आया आपका? तो विद दैट द एंटायर चैप्टर नंबर 2 इज एब्सोल्युटली व्हाट, ओवर। ठीक है, बट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट को पढ़ लीजिए खाली, बस 5 मिनट लेके एंड खत्म करिए। चैप्टर 1 2 हो जाएगा आप लोग का, बढ़िया से हो गया। ठीक है, रिवाइज प्रॉपर्ली डन, सील्ड विथ योर माइंड। अब क्या करना है आपको, खाली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग तो आपके लिए सफिशिएंटली पूरा हो जाएगा अच्छे से। इसको बस 5 मिनट लीजिए, रिवाइज कर लीजिए फटाफट, और ये सब्सिडी वाला टॉपिक को पढ़ लीजिए, खत्म करिए चैप्टर को, जब कर ही रहे तो पूरा खत्म करिए।
डन हो जाएगा सबका। सब्सिडी वाला पार्ट पढ़ लिया आपने? हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 एंड 2। सो क्यू एंड ए कर लीजिए। ठीक है।